हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एक न्यू वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में वैल्यू ऑफ सप्लाई का ऑलरेडी हम पार्ट 1 की एक वीडियो बना चुके हैं। ये उसी का एक्सटेंशन है। तो पार्ट 1 में बेसिकली क्विक रिकैप करेंगे कि पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 15 को, उसके सबसेक्शन 1, 2, 3। तो हल्का सा क्विक रिविजन करेंगे कि वैल्यू ऑफ सप्लाई को हम ट्रांजेक्शन वैल्यू मान लेंगे। दो चीज़ें अगर सेटिस्फाई होती हैं कि प्राइस जो है दैट इज़ योर सोल कंसिडरेशन, और बायर एंड सेलर आर अनरिलेटेड। अगर ये दो चीज़ें आपकी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए मान लिया जाएगा, चल भी द ट्रांजैक्शन वैल्यू। बट इसमें कुछ चीज़ें, अगर इनकेस आपका प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है या फिर कुछ और नहीं है, आपको रूल्स में उतरना पड़ता है। उससे पहले सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 कुछ चीज़ों की बात करता है कि आप वैल्यू में इंक्लूड क्या क्या करोगे वैल्यू ऑफ सप्लाई में। तो इंक्लूड क्या क्या करोगे पहले हम डिस्कस करेंगे। Any taxes, duties, cess, charge and charges levied under any law for the time being in force other than this act। मतलब आपको बताया था छोटा सा एग्जांपल कि जो जीएसटी के टैक्सेस हैं जैसे CGST, SGST, IGST, उनको आपने वैल्यूशन में नहीं लेना क्योंकि उससे कास्केडिंग इफेक्ट होगा। इसके अलावा कुछ और है, जैसे सपोज करो अल्कोहल का यूज़ हो रहा है, आजकल सैनिटाइज़र मार्केट में छाए हुए हैं, तो सैनिटाइज़र में अल्कोहल का यूज़ हो रहा है, या फिर कुछ ऐसा अल्कोहल है जिस पे वैट और एक्साइज आ रहा है, तो वो कॉस्ट में ऐड होगा वैल्यूशन के लिए, और उस पर IGST या CGST, SGST की हम वैल्यू निकालेंगे। सेकेंड है आपका कोई ऐसा जो सप्लायर ने पे करना था एक्सपेंस, बट इनकर किसने किया, रिसिपिएंट उसको इनकर कर रहा है, बट वो सप्लाई के रिलेटेड नॉर्मली सप्लायर इनकर करता था, उसको हम इंक्लूड करेंगे। सी बात करता है एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस लाइक कमीशन पैकिंग, तो वो भी हम इंक्लूड करेंगे। लेट फी, पेनल्टी वगैरह, डिले पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन, वो भी वैल्यू में हम इंक्लूड करेंगे। उसका मैंने आपको टाइम ऑफ सप्लाई ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि टाइम ऑफ सप्लाई उनका लिया जाता है जब दे आर एक्चुअली रिसीव्ड, तो उस टाइम उनका टाइम ऑफ सप्लाई होता है लेट फीस वगैरह का। फिर इसको एक ही लाइन में हमेशा हमने ख़त्म किया है, प्राइस लिंक्ड नॉन गवर्नमेंट, मतलब सब्सिडी, मतलब जो गवर्नमेंट से नहीं है और जो प्राइस लिंक्ड हैं, तो वो हम वैल्यूशन में इंक्लूड करेंगे। आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि पेन सपोज करो मैं 10 का सेल कर रहा हूँ, कोई भी आके कहता है मैं आपको सब्सिडी देता हूँ 2 रुपीज़ की, आपने पेन को 8 का सेल करना है, तो इस केस में जो माई वैल्यूशन, माई ट्रांजेक्शन वैल्यू फॉर द वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 10। अब सपोज कर लो गवर्नमेंट मुझे ₹2 दे रही है, तो उस केस में वैल्यूशन विल बिकम 8। एंड इसमें लमसम उसने 2 लाख दिया, बोला 10 का सेल करते हो, तो मैंने उसको नॉर्मली 8 का सेल करना स्टार्ट कर दिया। दिस इज 2 lakhs इज नॉट प्राइस लिंक्ड, सो माई ट्रांजेक्शन वैल्यू विल बी ₹8। उसके बाद हमने डिस्काउंट की बात की। ये कुछ सर्कुलर्स मैंने लगाए थे, इनको आप ज़रूर रीड कर सकते हैं। ये डिस्काउंट में दो तरह के डिस्काउंट हो सकते हैं। एक हो सकता है प्री डिस्काउंट, एक आ सकता है पोस्ट सेल डिस्काउंट। प्री डिस्काउंट तो नेचुरली आपने इनवॉइस में यहाँ पे मेंशन किया होगा, डिस्काउंट करके 1000 की आइटम है, 100 का डिस्काउंट करके 900 का सेल करिए, ट्रांजेक्शन वैल्यू विल बी 900। पोस्ट सेल के केस में आपको दो चीज़ें देखनी है कि पहली बात तो आपका एग्रीमेंट होना चाहिए। सेकेंड, जो ITC है, जो रिसिपिएंट ने फुल वैल्यू पे उसको क्लेम किया था, उसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस मतलब सर रिवर्स मतलब एग्जांपल के साथ करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल कि सपोज कर लो मैंने उसको 1000 की आइटम सेल की, एग्रीमेंट था हमारा कि अगर वो सपोज कर लो 100 आइटम ले लेता है तो वो पूरे पे डिस्काउंट हो जाएगा 100 रुपीज़ पर आइटम। तो उसने टारगेट अपना अचीव किया, तो 1000 आइटम थी, 1000 की आइटम थी, 100 आइटम थी टोटल, इस पर 18% GST 180, 1180। तो मैंने उसको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, तो 900 पे बाकायदा उस पर वो कम होगा, तो जो उसका डिफरेंस होगा आई गेस 162। तो ये 18 रुपीज़ का जो डिफरेंस है उसको अपनी ITC रिवर्स करना होगा। अगर वो ITC रिवर्स नहीं करता तो मेरा 15(3)(b)(2) की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी। तो इसके बाद हम इम्पॉर्टेंट, अब जो पार्ट हमारा स्टार्ट हो रही है, आपने सर्कुलर ज़रूर पढ़ने हैं। मैं हालांकि इसको पिछली वीडियो में डिटेल डिस्कस कर चुका हूँ। अब गवर्नमेंट कहती है, GST हमारा लॉ कहता है कि चलो सेक्शन 15 में तो आपने देख लिया, पर कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जो सिर्फ रूल से ही वैल्यूशन निकलेगी, रूल से वैल्यूशन निकलेगी। तो कुछ रूल हो सकते हैं कि आपको एडिशनल कंसिडरेशन आ रही हो
कि सपोज कर लो 10,000 का मोबाइल है, उसने मुझे सेकेंड हैंड का फ़ोन दे दिया 4,000 का, उससे मैं 6,000 रिचार्ज कर रहा हूँ, तो हो सकता है वैल्यूशन तो मेरी 10,000 होनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो रूल्स बताएंगे। हो सकता है कि मैं डिस्टिंक्ट और रिलेटेड के बीच में कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन है जो मुझे रूल्स के थ्रू ही क्लियर होगी। हो सकता है मैंने एजेंट के थ्रू कुछ ट्रांजेक्शन की हो सकता है कि इन मेथड से भी मेरे वैल्यूशन ना निकले, तो रूल्स आगे 30-31 में जाना पड़ता है। तो हम धीरे धीरे करके रूल्स करेंगे। पहले आएगा रूल 27, ये डिस्कस करता है द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज वेयर कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी। नॉट होली इन मनी ऑलरेडी एक एग्जांपल मैंने डिस्कस कर दिया है कि सपोज कर लो 10,000 का फ़ोन था, 4,000 का मैंने उससे सेकेंड हैंड बाई कर लिया, उससे एक्चुअल जो कंसिडरेशन चार्ज है दैट इज 6,000। तो उस केस में लेटस जो 4 पॉइंट डिस्कस करता है रूल 27, तो वो बोलता है द वैल्यू ऑफ द सप्लाई शेल। पहली चीज़ देखोगे आप ओपन मार्केट वैल्यू। ओपन मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि कोई आइटम एक ओपन मार्केट में कितना अमाउंट फैच करेगी। मोबाइल के एग्जांपल से चलेंगे, 10,000 का फ़ोन है तो ओपन मार्केट में वो 10,000 ही करेगा। आप ऑनलाइन कहीं देखते हो, ऑफलाइन देखते हो, तो वो मोबाइल 10,000 का, तो दिस इज़ योर ओपन मार्केट वैल्यू। सेकंड है, अगर ओपन मार्केट वैल्यू आपके पास इज नॉट अवेलेबल, क्लॉज ए, देन द टोटल सम ऑफ कंसिडरेशन इन मनी और एनी फर्दर सम ऑफ अमाउंट इन मनी एज इज इक्वलेंट टू द कंसिडरेशन नॉट इन मनी इफ सच अमाउंट इज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। ये ऊपर वाला एग्जांपल इसमें सेटिस्फाई करेगा कि 4,000 का मैंने सेकेंड हैंड फ़ोन उससे बाय किया, एक्चुअल कंसिडरेशन चार्ज इज 6,000, तो ये जो एक्चुअल ये ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो ये 4,000 जो मैंने उससे कंसिडरेशन आ रही है तो वैल्यूशन में मैं ऐड कर दूंगा, तो 6,000 प्लस सेकेंड हैंड फ़ोन जो 4,000 का लिया एडिशनल कंसिडरेशन 10,000, सो माई ट्रांजेक्शन वैल्यू विल बी 10,000। सी पे आएंगे, द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटरमाइंड अंडर क्लॉज ए, मतलब ओपन मार्केट वैल्यू और एडिशनल कंसिडरेशन आपको नहीं पता लग रही, तो आप लोगे बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और बोथ ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। सर लाइक काइंड एंड क्वालिटी, आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जीएसटी में आपको किसी भी चीज़ की डेफिनेशन चाहिए तो वो सेक्शन 2 में मेंशन है। सेक्शन 2 में कि ओपन मार्केट वैल्यू क्या है, लाइक काइंड एंड क्वालिटी क्या है, गुड्स की क्या डेफिनेशन है, सर्विस की क्या डेफिनेशन है, तो सेक्शन 2 में ज़रूर रेफर किया करो। तो ये कह रहा है, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि अगर आपको ए और लाइक, मतलब आपको ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिली, आपको एडिशनल कंसिडरेशन नहीं मिली, तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी देखो। तो सेक्शन 2 बात करता है लाइक काइंड एंड क्वालिटी का। एक और उसको मैं एक बार उसको डिस्कस ही करते हैं कि लाइक काइंड एंड क्वालिटी की डेफिनेशन क्या दी हुई है। तो बेसिकली लाइक काइंड एंड क्वालिटी की डेफिनेशन जो सेक्शन 2 डिस्कस करता है वो बोलता है कि लाइक काइंड एंड क्वालिटी अबाउट जो एक चीज़ सेम टाइम पे सेम कमर्शियल लेवल पे बिकेगी, क्या बोला मैंने, सेम टाइम सेम कमर्शियल लेवल पे सेल होगी जब बायर एंड रेसिपिएंट रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी की ये डेफिनेशन है कि सेम टाइम सेम कमर्शियल वैल्यू पे बिकेगी जब बायर और रिसिपिएंट, बायर एंड सप्लायर आर नॉट रिलेटेड। उसके बाद डी पॉइंट हर में आपको आगे रूल्स में कॉमन मिलेगा कि ऊपर 3 क्लॉजेज में अगर आप वैल्यू नहीं निकाल पाते तो जाना पड़ेगा आपको रूल 30 एंड 31, उसको भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ में ओपन मार्केट वैल्यू की डेफिनेशन दी है फुल ये आपने ज़रूर इसको रीड करना है। अगला आता है रूल 28। तो रूल 28 बात करता है द वैल्यू ऑफ सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट एंड रिलेटेड पर्सन। आपको जीएसटी में एक चीज़ पता होगी कि अगर मेरी 2 स्टेट्स में या एक ही स्टेट्स में सेपरेट रजिस्ट्रेशन है तो उनको भी हम फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी लॉ डिस्टिंक्ट पर्सन मांगते हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन। तो रूल 28 क्या कहता है, पहला रूल 27 हम डिस्कस कर चुके हैं जो बेसिकली बात करता है वैल्यू ऑफ सप्लाई जब कुछ एडिशनल कंसिडरेशन आ रही हो। नाउ रूल 28 इज़ बिटवीन रिलेटेड एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। तो इसके 3 क्लॉजेज हैं, इसमें से बेसिकली आप देखोगे कॉमन है, सिर्फ एडिशनल कंसिडरेशन वाला पॉइंट वो रिमूव हो गया है। सो बेसिकली इसमें 3 ही चीज़ें देखनी है, ओपन मार्केट वैल्यू, लाइक काइंड एंड क्वालिटी। अगर इसमें नहीं हो रही तो रूल 30-31 में, पर इसमें नीचे देख रहे हो 2 प्रोवाइडेड रहते हैं, उसमें मार्केट में कुछ हलचल भी मची थी, दोनों डिस्कस करेंगे। एक इन्होंने बोला है कि इफ़ द गुड्स आर इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई एज सच बाय द रिसिपिएंट द वैल्यू शैल बी एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर बी द अमाउंट इक्वल टू 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी बाय द रिसिपिएंट टू हिज कस्टमर नॉट बीइंग अ रिलेटेड पर्सन।
तो बेसिकली कि सपोज कर लो दिस इज सप्लायर, ये प्रोवाइडेड दैट क्या बात है वो डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज रेसिपिएंट। तो रेसिपिएंट ये प्रोवाइडेड दैट बोलता है कि यहाँ से गुड चले और यहाँ रेसिपिएंट को वहाँ सेल हो रही थी। तो इन्होंने बोला है कि रेसिपिएंट ने इसको एज इट इज़ फर्दर सप्लाई करना है, फर्दर सप्लाई। तो फर्दर सप्लाई जब करना है, इंटेंडेड टू बी फर्दर सप्लाई एज सच, मतलब एज सच का मतलब फर्दर सप्लाई एज सच मतलब नो चेंज, नो एडिशन, नो चेंज, नो एडिशन, नो डिलीशन। जब इसको फर्दर सप्लाई एज सच करना है तो एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर, एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर be the amount equal to 90% of the price charged for like kind and quality by the recipient to his customer not being a related person। मतलब ये जो गुड्स है इसका एट दी ऑप्शन सप्लायर वैल्यू जो निकलेगी दैट विल बी 90% ऑफ द वैल्यू आप जो कस्टमर से चार्ज करते हैं। ये ऑप्शनल है ये वाला ऑप्शन, ये दिस इज ऑप्शनल। तो आप इस वैल्यू को भी ले सकते हैं 90% ऑफ द वैल्यू ऑफ द आप जो चार्ज करते हैं कस्टमर से नॉट बीइंग अ रिलेटेड पर्सन। तो ये एट दी ऑप्शन ऑफ सप्लायर है। इसके बाद जो आता है एक और फर्दर प्रोवाइडेड आता है वेयर द रिसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी। इसको ध्यान से पढ़ना, इसमें मार्केट में लोग कैसे मैनिपुलेशन करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। वेयर द रिसिपिएंट इज लाइबल फॉर द फुल आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट द वैल्यू डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस शैल बी डीम टू बी द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स ऑफ सेल। सर इसका मतलब क्या हुआ कि ये सप्लायर है, सप्लायर ने मुझे सपोज करो स्टॉक दिया। आपको मार्केट में प्रैक्टिकली देखा होगा, ये शब्द ज़रूर सुना होगा आपने, अंडर बिलिंग। पहली चीज़ तो ये मानेंगे कि सप्लायर भी रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट इज ऑल्सो रजिस्टर्ड। तो ये प्रोवाइडेड कहता है कि रेसिपिएंट अगर एलिजिबल है फुल आईटीसी के लिए, फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल फुल आईटीसी की किस कंडीशन में होगा? एक तो ये रजिस्टर्ड है, दूसरा इसने कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ली, तीसरा इसमें जो सामान आ रहा है इसमें कोई ब्लॉक क्रेडिट वाली कोई आइटम नहीं है। तो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी मेरी, तभी इसको फुल एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी। ब्लॉक क्रेडिट वाला एक बार समझा देता हूँ कि सपोज कर लो सप्लायर ने रेसिपिएंट को सामान भेजा 10,000 का, जिसमें 1,000 का स्टॉक ऐसा है जो ब्लॉक क्रेडिट में फॉल करता है। तो क्या 9,000 के लिए एलिजिबल है आईटीसी के लिए? तो क्या ये फुल एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी है? नो। तो ये प्रोवाइडेड दैट उसको होल्ड गुड नहीं करेगा। तो जब सप्लायर ने रेसिपिएंट को माल भेजा और रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, जो इनवॉइस में वैल्यू डिक्लेयर की होगी दैट विल बी माय ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो यहाँ लोग कैसे गड़बड़ी कर रहे हैं कि सपोज कर लो दिस इज सप्लायर, दिस इज रेसिपिएंट, एक्चुअल में 10,000 का स्टॉक है, यहाँ पे ये अंडर बिलिंग कर देता है और ये इसको एक कैश ट्रांजैक्शन शो क्या गड़बड़ वाली कर देता है कि शो नहीं करता बुक्स में, और बिल ये इनवॉइस से 4,000 का भेजता है। जब 4,000 का बिल इसको इनवॉइस भेजा जाएगा तो आपको एक चीज़ पता है कि यहाँ पे ये जो रूल 28 का प्रोवाइडेड बोलता है कि क्या रेसिपिएंट फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है? यस। तो माय ट्रांजैक्शन बिल भी 4,000, क्योंकि कैश की वो गड़बड़ कर लेते हैं आपस में सप्लायर एंड रेसिपिएंट। बट डिपार्टमेंट को भी पता है कि ये 10,000 की चीज़ है, बट ये प्रोवाइडेड दैट उसको सेव कर रहा है। पर आपको पता है ये जब स्टॉक फाइनली सेल होगा, फाइनली तो देखो हर चीज़ बिकनी तो फाइनली B2C में ही है। जनरली बहुत कम होगा कि B2B में बिक गया, पर फाइनली जो कंज्यूम होता है वो कस्टमर ही करता है। तो कस्टमर को जो बेचोगे, क्या कस्टमर फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल होगा? नहीं। तो यहाँ पे हमारा ये फेल हो जाएगा, फिर वो ओपन मार्केट वैल्यू या लाइक काइंड एंड क्वालिटी में उतर जाएंगे, तो एंड में वैल्यू जो है वो उतनी ही निकलेगी। बट ये जो सप्लायर और रेसिपिएंट है आपस में जब ट्रांजैक्शन करते हैं वो कैश ट्रांजैक्शन शो कर देते हैं, शो क्या छुपा लेते हैं, और बैंक से उसको 4,000 की एंट्री दे दी, 10,000 के गुड आए, 6,000 उसको कैश दे दिया। पर यहाँ पे फुल वैल्यू आईटीसी के लिए एलिजिबल है, यस। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी 4,000, बट एंड में जब कस्टमर को बेचना है वो तो ओपन मार्केट वैल्यू लाइक काइंड एंड क्वालिटी वगैरह चेक करके ही होगा। तो हमने अभी तक रूल 28 कर लिया। नेक्स्ट इज रूल 29, द वैल्यू ऑफ सप्लायर
ऑफ गुड्स मेड और रिसीव थ्रू एन एजेंट। एजेंट शब्द आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, तो इसमें ए बी दी ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स सप्लाई, देखो गुड्स की बात कर रहा है, सर्विसेज की बात नहीं कर रहा। एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर बी 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी बाय द कस्टमर। ये बेसिकली कॉमन पॉइंट आ गया ये प्रोवाइडेड एट वाले का। सी पॉइंट द वैल्यू ऑफ सप्लाई नॉट डेटा, उसके बाद आप 30 या 31 में उतर जाओगे। तो रूल जो 29 है वो तीन चीज़ें कहता है कि ओपन मार्केट वैल्यू, 90% लाइक काइंड एंड क्वालिटी, या रूल 30 और 31 में आ जाओ। तो रूल 29 ये सिर्फ तभी देखना है जब आपकी ट्रांजैक्शन एजेंट के थ्रू ही है। नीचे के एग्जांपल है, ये आपने डिस्कस कर लेना है। हालांकि इसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। या प्रिंसिपल सप्लाइज ग्राउंडनट टू हिज एजेंट, एजेंट बीच में आ गया। रूल मतलब कौन सा रूल फॉलो करेगा, रूल 29। एंड द एजेंट इज सप्लाइंग ग्राउंडनट लाइक काइंड एंड क्वालिटी इन द सबसिक्वेंट सप्लाई, वो 5,000 की पर क्विंटल ऑन द डे ऑफ सप्लाई बेच रहा है। Another independent supplier is supplying the groundnut of like kind and quality to the set agent at the price of 4550 per quintal. तो मतलब the value of supply made by the principal shall be 4550 per quintal, or where he exercise an option the value shall be 90% of 5000, that is 45 per quintal। या तो एक्सरसाइज क्योंकि प्रोवाइड दैट ऑप्शनल ऑप्शन था उसमें ऊपर वाले में रूल नंबर 28 में, पर 29 में आके वो 90% ऑफ द लाइक काइंड एंड क्वालिटी सिलेक्ट कर सकता है। तो रूल 30 ये बेसिकली आपने ऊपर रूल 27 28, अगर 29 में आप वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं तो उसके बाद आपको उतरना पड़ेगा रूल 30 में। ये रूल 30 सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए एप्लीकेबल होता है। सर गुड्स के लिए क्यों होता है, उसको पहले रीड करेंगे तो आपको समझ आएगा। द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बेस्ड ऑन कॉस्ट। The value of a supply of goods or services or both is not determinable by any of the preceding rule, मतलब rule 27, rule 28, rule 29, the value shall be 110% of the cost of production or manufacture of cost of acquisition of goods or the cost of provision of sub service। क्योंकि बेसिकली मैं कह रहा हूँ ये सर्विसेज पे होल्ड गुड क्यों नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो क्या क्या शब्द यूज़ हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सर गुड। मतलब बेसिकली ये गुड्स जो ये रूल फोकस करता है वो करता है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग पे, एक्विजिशन पे, प्रोडक्शन पे, तो वो गुड्स के लिए होल्ड करता है। अब लास्ट में आता है रूल 31 रेजिडुअल मेथड। ये सिंपल कहता है कि अगर आपसे रूल 27 से लेकर 30 तक डिटरमाइन नहीं हो रहा है तो रीजनेबल मीन्स ऑफ कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल एंड जनरल प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 एंड अदर प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन आपने इसको अप्लाई करना है। तो रीजनेबल मीन्स लगा के कि कैसे हो सकता है, तो रीजनेबल मीन्स सब्जेक्टेड टू द जनरल प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 आप लगा के इसको कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज द सप्लायर में ऑप्ट दिस रूल इग्नोरिंग रूल 30। तो ऊपर मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि रूल 30 जनरली सर्विसेज के लिए होल्ड गुड नहीं करता, तो आपको रूल 31 में आना पड़ता है। तो नेक्स्ट इज रूल 32। ये बेसिकली डिस्कस करता है जब आप डील करते हैं फॉरेन करेंसी में। फॉरेन करेंसी में मतलब आप फॉरेन एक्सचेंज की सर्विसेज दे रहे हैं, तो उस केस में आपका जीएसटी की जो वैल्यूएशन है एट दी ऑप्शन ऑफ सप्लायर, मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ एनीथिंग कंटेन इन द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर द वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई स्पेसिफाइड बिलो शैल बी एट दी ऑप्शन ऑफ सप्लायर। ये देखो जब भी ये चीज़ लिखा होता है ऑप्शन ऑफ सप्लायर, ये बेसिकली ऑप्शनल है कि इस रूल 32 को मनी एक्सचेंज वाले ने ऑप्ट करना है कि नहीं, ये रूल 32 बोलता है ऑप्शनल है। तो हालांकि बहुत ही सिंपल है, तो इसका एक एग्जांपल डायरेक्टली करते हैं, उसके बाद आपको एक बार पहले इसको रीड करते हैं फिर उसके नीचे एग्जांपल पे आएंगे। तो 3 सर्कमस्टांसिस में ये हम रूल ऑप्ट कर सकते हैं और प्रैक्टिकली होते भी ये 3 सर्कमस्टांसिस हैं। फॉर अ करेंसी एक्सचेंज फ्रॉम और टू इंडियन रुपीज़, मतलब एक करेंसी आपकी नेचुरली आप इंडियन करेंसी में, एक करेंसी आपकी देखो एक करेंसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट हो रही है, तो एक इंडियन है एक फॉरेन है। तो फॉरेन करेंसी नेचुरली जो फॉरेन मनी एक्सचेंज वाला है वो एक करेंसी से दूसरी करेंसी में करता है जिसमें एक इंडियन है, तो उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, बाइंग रेट और सेलिंग रेट एज द केस में बी।
लेस द RBI रेफरेंस रेट फॉर द करेंसी एट दैट टाइम इनटू टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। इसका नीचे एग्जांपल से करते हैं। सेकंड है कि वेयर RBI का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे क्या करेंगे, 1% लेंगे। इसका नीचे एग्जांपल करते हैं। और थर्ड है कि जब मनी एक्सचेंज आप ऐसा कर रहे हैं कि दोनों फॉरेन करेंसी हैं, मतलब यूरो से मैं डॉलर में कर रहा हूँ या पाउंड से कन्वर्ट कर रहा हूँ डॉलर में। तो एग्जांपल देखेंगे, पहला है कि 1000 यूनाइटेड से डॉलर जो है उसको कन्वर्ट करना है रुपये में। तो रेट ये हमें मनी एक्सचेंज वाले ने 75 दिया, RBI रेफरेंस रेट इज 63। तो माई वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी, दोनों का डिफरेंस 75 माइनस 63 इंटू टोटल नंबर ऑफ करेंसी कितनी है 1000। सेकेंड है कि 50 सेकेंड केस यही 75,000 रेट है 75 पर हमें RBI रेफरेंस रेट केस 2 में अवेलेबल नहीं है तो 1% ऑफ द अमाउंट, मतलब 75,000 का 1% 750। थर्ड है कि करेंसी कन्वर्ट हो रही है डॉलर में, यूरो कन्वर्ट हो रहा है डॉलर में, मतलब दोनों फॉरेन करेंसी, तो 1% ऑफ USD और यूरो विच एवर इज लोअर। तो ये एग्जांपल। अब सेकेंड है रूल 32। तो एक और ऑप्शन है कि पर्सन सप्लाइंग लमसम वाला एक कंसेप्ट है, वो भी डिस्कस करते हैं। द पर्सन सप्लाइंग अ सर्विस मे एक्सरसाइज द ऑप्शन टू ascertain द वैल्यू in terms of clause B of clause B for a financial year, and such option shall not withdraw for the remaining part। मतलब जो आपने इनिशियल पीरियड में अप्रैल या फिर किसी में उसको एक्सरसाइज कर लिया, वो पूरे ईयर आपको ये वाला जो रूल 32 वाला है ये फॉलो करना पड़ेगा। इससे आप विड्रॉ नहीं कर सकते। विड्रॉ क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो अब ये आ गया मनी एक्सचेंज का सेकंड, कि अप टू 1000 आप मनी एक्सचेंज करके दे रहे हैं तो 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज मिनिमम, मतलब 250 लगेंगे 1% मैक्सिमम। तो 1% मैक्सिमम ऑफ 1 लाख कैन बी 1000। अगर 1 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में कर रहे हैं तो 1 लाख का 1000 ये तो लगेगा प्लस 0.5%। थर्ड, द ग्रॉस अमाउंट अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो मिनिमम 5500 प्लस 0.1% जितना हो रहा है, मैक्सिमम सब्जेक्टेड टू 60,000। तो ये बेसिकली ये चेन है। जैसे चेन कैसे सर, 1000 तक नेचुरली 1% जब आप लोगे 1% दैट विल बी मैक्सिमम 1000। तो ये 1 लाख से जब आप 10 लाख में जाओगे तो ये 1000 नेचुरली ये 1 लाख वाला कॉमन आएगा, प्लस आपको ये 0.5%। तो 0.5% ऑफ 9 लैक्स वो नेचुरली 4500 बनता है। तो बेसिकली 4500 प्लस ये टोटल 5500, तो 10 लाख से एक्सीडिंग 5500 तो लगेगा प्लस उसका जो 0.1% है वो एक्स्ट्रा। अब ये एग्जांपल नीचे डिस्कस करेंगे। जैसे 7500 तक है तो 250 तो मिनिमम लगना ही है 1% और 250 विच एवर इज हायर है तो 250। 75,000 है तो 1% ऑफ 75,000 750 और 250 विच एवर इज हायर 750। अब 7.5 लाख है तो 1000 लगना है प्लस 0.5% ऑफ 6,50,000। तो ये एग्जाम्पल आपने एक बार कर लेना है। सेकेंड रूल आता है, नेक्स्ट रूल आता है रूल 32 सब रूल 3, बुकिंग ऑफ एयर टिकट बाय ट्रेवल एजेंट। तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपकी डोमेस्टिक है तो आप 5% ऑफ द बेसिक फेयर लेंगे, इंटरनेशनल है तो 10% ऑफ द बेसिक फेयर। तो बेसिक फेयर वही नॉर्मली होता है जिस पे कमीशन पे की जाती है। तो इसका नीचे होपफुली एक एग्जांपल मैं आपको वैसे ही करवाता हूँ कि जो बेसिक फेयर है कि अगर 10,000 है और डोमेस्टिक फ़्लाइट है तो इट विल बी 5%, इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो दिस इज विल बी 10%। तो इस पर 18%। ये आपका GST पेबल बनेगा। तो 550 इंटू 90 रुपीज़, इस केस में 180 रुपीज़ GST पेबल बनेगा। तो नेक्स्ट है हमारा इंश्योरेंस का। ये बहुत ही, इसका एक मैंने चार्ट भी यहाँ पे फ्रेम किया है, पर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इंश्योरेंस एजेंट का एक, इसमें एक और चार्ट मैंने यहाँ पे बनाया था, शायद मिस आउट कर गया हूँ मैं, पर मैं नीचे इसको ऐड कर दूँगा जब इसको अपलोड करूँगा। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि ओनली इंश्योरेंस में GST आपने देखा होगा अलग अलग रेट होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो बेसिकली रिस्क प्रीमियम के अगेंस्ट होता है उसमें 100% होता है। सिंगल एन्युटी प्रीमियम होता है तो उसमें 10% होता है। बाकी होता है तो 25% फॉर द फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए 12.5%। तो ये एक बार एग्जाम्पल से कर लेते हैं। उसका चार्ट मैं ज़रूर इसके साथ लगा दूंगा कि जैसे
टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम है तो ये 100% रिस्क के ऊपर है तो 18% स्ट्रेट फॉरवर्ड लगेगा। तो कई यूलिप प्लान होते हैं, यूलिप प्लान में क्या होता है कि आपके जो इन्वेस्टमेंट सपोज करो 10,000 दी होती है तो उसको कुछ इन्वेस्टमेंट आगे जो इन्वेस्ट जिस इंश्योरेंस कंपनी के पास आपने इन्वेस्टमेंट की, ये 10,000 इन्वेस्ट किए होते हैं तो वो कुछ आगे इसका इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सपोज कर लो 8,000 इन्वेस्ट किया हुआ है तो इस पर जो जीएसटी लगता है दैट विजिट 10,000 माइनस जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आपने मेड की होती है, जो कंपनी ने मेड की होती है, तो 2,000 पे जीएसटी लगता है। तो यहाँ पे 18% लगेगा ऑन द प्रीमियम लेस द इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो आपको कम्युनिकेट किया जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एंटायर अमाउंट पे रखता है क्योंकि ये रिस्क के अगेंस्ट होता है। राइडर प्रीमियम 100% रिस्क को कवर करता है, रिस्क के अगेंस्ट होता है तो 18%। सिंगल एन्युटी 10% पे, सिंगल एंट्री प्रीमियम मैंने ऑलरेडी बताया आपको 10% पे। एंडोमेंट फर्स्ट ईयर प्रीमियम आपको लगता है 25%, सेकेंड लगता है 12%। अब ये देखो, ये जो 25% मैंने डिस्कस किया 25 इंटू ये 18% का होता है, 12.5 इंटू 18%, तो रफली वो 4.5 एंड 2.25 लगाता है। कार इंश्योरेंस 100% इसके थ्रू होता है 18% एंटायर प्रीमियम पे। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एंटायर प्रीमियम पे। तो जनरली आप देखोगे जो लोग लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं और या यूलिप प्लान कराते हैं जो उनको इन्वेस्टमेंट कम्युनिकेट की होती है तो वो लेस पे लगता है। या फिर ये एंडोमेंट प्लान होते हैं जो आप देखोगे आपको एडवर्टीजमेंट वगैरह मिलती है मार्केट में, वो एंडोमेंट प्लान की बहुत ज़्यादा मिलती है। तो एंडोमेंट प्लान पे आप देखते हो जीएसटी का रेट 50,000 का अगर आप प्रीमियम देते हो तो बहुत अलग अलग होता है। तो बेसिकली यही रूल फॉलो होता है 4.5% या 2.25%। तो आपको इस चीज़ का करना है। इस टॉपिक का जो सेकेंड हैंड गुड्स है इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहता था, बट चलो इसमें डिस्कस कर लेंगे। सेकेंड हैंड गुड्स, इसमें बहुत कुछ सीखने को है। और आपको अगर मैं प्रैक्टिकली इंडस्ट्री की बात करूं तो लोग सेकेंड हैंड गुड्स पे नॉर्मली कैश में लेके उस पर जीएसटी पे नहीं करते, विच इज़ रॉन्ग। करना चाहिए, अपनी वैल्यू में डिक्लेयर करना चाहिए। और इसके कैसे सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू निकालते हैं तो एक बार उस पर ज़रूर डिस्कस करेंगे। आपसे एक प्रैक्टिकली बात की जाए तो सपोज कर लो जैसे मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया था, 10,000 का फ़ोन है, 4,000 का मैं सेकेंड हैंड उससे परचेज़ कर रहा हूँ। तो अगर सेकेंड हैंड मैं उससे परचेज़ कर रहा हूँ तो आपको ये चीज़ समझ होनी चाहिए कि जो 4,000 का फ़ोन मुझे बेच के जा रहा है जनरली वो B2C वाली ट्रांजैक्शन होगी। मतलब ये कस्टमर ही सेल करता है। बड़े कम केसेस होते हैं कि मुझे बिज़नेस वाला बंदा अपना फ़ोन सेल करे, ये भी केस खैर हो सकता है, बिज़नेस वाला मुझे अपना फ़ोन सेल करके जा रहा है। सेल करके जा रहा है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो बिज़नेस वाला है हालांकि ये ट्रीटमेंट करता नहीं, क्या इसने आईटीसी अवेल किया था? अगर आईटीसी अवेल किया था तो आपको पता होगा कि रूल 42, 43 या फिर कुछ ऐसे रूल होते हैं कि जिस पे आपने आईटीसी अवेल किया हुआ है और उसको आप डिस्पोज कर रहे हो एसेट को। डिस्पोज एसेट मतलब सर वो सेकेंड हैंड फ़ोन जब मुझे सेल करके जाता है 4,000 का, उस पर हो सकता है उसने 12,000 का लिया हो सकता है 10,000 का लिया और आईटीसी अवेल किया होगा। जब आईटीसी उसने कोई गुड अवेल किया है उसके बाद उसको डिस्पोज कर रहा है तो ये बेसिकली फ़ोन को अगर कैपिटल एसेट मान लें तो रूल 43 बताता है कि अगर आपने डिस्पोज कर दिया है या फिर कुछ और कर दिया है, वो कुछ और भी रूल हैं, तो उस पर आईटीसी उसको पे करना पड़ता है, आउटपुट लाइबिलिटी में ऐड करना पड़ता है। तो इसी केस में वापस आएंगे कि 4,000 का फ़ोन जब मुझे वापस करके जा रहा है तो आगे ये वाला रूल क्या बोलता है एक बार डिस्कस करते हैं। अ पर्सन डीलिंग इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स दैट इज यूज्ड गुड्स एज सच और आफ्टर सच माइनर प्रोसेसिंग विच डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ गुड्स एंड वेयर नो इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड ऑन परचेज ऑफ सच गुड्स। मेरे को जब ये बताओ कि 4,000 का सेकेंड हैंड फ़ोन मुझे सेल करके गया, क्या उसने मुझे एक इनवॉइस काट के दिया, क्या बिल दिया, उस पर जीएसटी लगाया? नो। मतलब मैंने आईटी से अवेल नहीं किया तो उस सर्कमस्टांस की बात कर रहा है कि 4,000 का गुड्स मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड से बाई कर लिया और मैंने उस पर कोई प्रोसेसिंग या फिर माइनर सी प्रोसेसिंग की। द वैल्यू ऑफ सप्लाई शेल बी डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द परचेज प्राइस वेयर द वैल्यू ऑफ सच सप्लाई इज नेगेटिव इट शेल बी इग्नोर। कि 4,000 का फ़ोन जब मैंने परचेज़ किया और इसको जब मैंने सेल करूँगा, सपोज कर लो 5,000 का मैंने आके सेल कर दिया, ये कहता है डिफरेंस ऑफ द परचेज प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, उस पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। मतलब 5,000 का मैंने सेल किया, 4,000 का मैंने परचेज़ किया था, तो मेरा जो प्रॉफिट है दैट इज़ 1,000। तो 1,000 पे 18%, मोबाइल पे आज की डेट में 18%, तो 180 मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा। और ये उसी कंडीशन में है कि मुझे जब मैंने आईटीसी अवेल नहीं किया, आईटीसी अवेल मतलब जब 4,000 का मैंने फ़ोन परचेज़ किया
तो मैंने इस पर ITC नहीं मिला था क्योंकि मैंने कस्टमर से डायरेक्टली किया था। अब ये रूल उस पर होल्ड गुड नहीं करेगा। सपोज कर लो एक बिजनेसमैन है, वो GST में रजिस्टर्ड है, 4000 का जब मुझे फ़ोन सेल करता है तो वो उसने उस पर ITC अवेल किया था, तो मुझे वो सेल करता है 4000 प्लस GST ही करेगा क्योंकि ITC अवेल किया, वो सेल कर रहा है आगे। तो इस केस में ये रूल होल्ड गुड नहीं करेगा क्योंकि इस केस में मैंने 4000 का ये ITC इनपुट टैक्स अवेल कर लिया है, 18% जितना बनता है 720 रुपीज़। अब ये एक और चीज़ आती है कि बैंक में आपने केस देखा होगा कि बहुत लोग कार परचेज़ कर लेते हैं, बिजनेस के लिए परचेज़ किया, किसी के लिए की, उसके बाद जो बायर है उसने कर दिया डिफ़ॉल्ट, बैंक ने उसको रीपोजेस कर लिया। तो उस केस में क्या होगा, द प्रोवाइडेड एट द परचेज वैल्यू ऑफ द गुड रीपोजेस फ्रॉम डिफॉल्टिंग बोरोवर, मतलब जिसने डिफ़ॉल्ट किया, हु इज़ नॉट रजिस्टर्ड। सेकेंड चीज़ होनी चाहिए, वो रजिस्टर्ड नहीं है और डिफ़ॉल्टिंग है। फॉर द पर्पज ऑफ रिकवरी ऑफ लोन और डेट शैल बी डीम टू बी द परचेज प्राइस ऑफ सच goods by the defaulting borrower reduced by 5% per quarter between the date of purchase and the date of disposal by the person making such repossession। एग्जाम्पल के साथ करेंगे। 1 अप्रैल 2019 को मैंने कहा बैंक ने लोन फाइनेंस किया, सपोज कर लो एग्जैक्टली 31 दिसंबर को डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू रहा और यहाँ पे गाड़ी होगी रीपोसेस्ड। राउंड फिगर्स लूँगा, 5 लाख की कार थी, 1 लाख का GST पे किया हुआ था मैंने। तो जब मैंने उसको रीपोजेस किया, उन्होंने एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला दिया हुआ है, द प्राइस परचेज प्राइस ऑफ सच गुड बाय द डिफॉल्टिंग बोरोवर रिड्यूस बाय 5% फॉर एवरी क्वार्टर और पार्ट देयर ऑन। जब एक चीज़ मुझे ये बताओ कि 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक 3 क्वार्टर फॉल करते हैं। तो उन्होंने बोला जनरली आपको पता है GST लॉ में लाइफ ऑफ द एसेट इज़ ऑलवेज 60 मंथ्स, तो 3 क्वार्टर उन्होंने बोला 5% पर क्वार्टर आपने वैल्यू रिड्यूस करनी है। तो 5% पर क्वार्टर, 3 क्वार्टर के हिसाब से 15% वैल्यू रिड्यूस होगी। इसका 15% 5 लाख का, जब आप 15% 5 लाख से 15% कम करेंगे 75,000 इससे लेस हो जाएगा, दिस विल बी 4,25,000। तो 4,25,000 विल बी माई वैल्यू परचेज प्राइस। मतलब यहाँ पे अब मैं कल को सेल करता हूँ तो 4,25,000 प्लस GST, उसके बाद मैं उसको 6 लाख की सेल करता हूँ तो इसका डिफरेंस मुझे सरकार को पे करना पड़ेगा जब मैं उसको आगे गाड़ी को सेल करता हूँ। अब नीचे एक और एग्जांपल है, लेट अस जस्ट डिस्कस। ए है, अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि ये रूल उसी को होल्ड गुड करता है जब वो अनरजिस्टर्ड होता है। 4 लाख का लोन लिया SBI से और गाड़ी थी 5 लाख की। सिंस ए कुड नॉट रीपे द लोन, लोन का डिफॉल्ट किया, गाड़ी रीपोजेस हुई 3 अक्टूबर 2019, 2 साल बाद। इन दिस वैल्यू द वैल्यू ऑफ द कार फॉर द पर्पज ऑफ रूल 30 एट द टाइम ऑफ रीपोजेशन विल बी 3 लाख। 3 लाख कैसे, 8 क्वार्टर हैं, 8 क्वार्टर्स इंटू 5%, दिस विल बी 40%। तो 5 लाख से जब मैं 40% रिड्यूस करूँगा दैट विल बी 3 लाख। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आपको पहले क्या था, गाड़ियों के रेट के लिए कुछ और इन्होंने फिगर्स दी थी, पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक नोटिफिकेशन के थ्रू जो IGST में पब्लिश हुई थी, IGST में उन्होंने कहा था कि ये आपने रेट्स लेने हैं कि ऑल ओल्ड एंड यूज गुड्स अदर देन दोज मेंशन अबव, तो मतलब 12%। अब ऊपर मेंशन वाले पे तो 18% लेना है, इसके अलावा जो भी है 12%। कि 4000 mm की कार है, डीजल कार है, इंजन कैपेसिटी है, SUV है, तो उस पर 18%, अदर पे 12%। तो एक प्योर एजेंट वाला भी कंसेप्ट है कि प्योर एजेंट जनरली क्या होता है, प्योर एजेंट का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्योर एजेंट के केस में वो बात करते हैं कि कुछ ऐसी एक्सपेंडिचर, कुछ ऐसे कॉस्ट, ऐसे एक्सपेंडिचर जो कॉस्ट हम एक्सक्लूड करेंगे फ्रॉम दी वैल्यू ऑफ सप्लाई, अगर आप प्योर एजेंट की तरह उसको इनकट करते हो। तो 3 चीज़ें उन्होंने बोला है कि प्योर एजेंट, एक तो पहली बात होता है कि प्योर एजेंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई हु मेक्स द पेमेंट टू द थर्ड पार्टी ऑन द ऑथराइजेशन ऑफ सच रिसिपिएंट। मतलब एक सेलर है, एक बायर है, ये जो पेमेंट इसको इसके एजेंट ने की, इसके बायर के ऑथराइजेशन पे की। सेकेंड, the payment made by the pure agent on the behalf of the recipient of the supply has separately indicated the invoice issued by the pure agent to the recipient of service। मतलब separate the recipient of the supply जो separate indicate उसने किया हुआ invoice में
कि ये जो वैल्यू जो उसने प्योर एजेंट ने सर्विसेज दी हैं या फिर कुछ अमाउंट पेमेंट ऐसी है उसको सेपरेटली इनवॉइस में इंडिकेट किया हुआ है. The supply procured by the pure agent from the third party as a pure agent of the recipient of supply are in addition to the services he supply on his own account. कि सप्लाईज जो एजेंट को मिल रही हैं ये एडिशन में है जो वो ओरिजिनल सप्लाईज कर रहा था. इसको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर करूँगा. पहले ये 4 पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखने हैं ये वाले कि प्योर एजेंट होता कौन है. पहला तो है कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में आता है कि वो भाई कि प्योर एजेंट कि मैं इनकर करूँगा कॉस्ट या एक्सपेंडिचर इन द कोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. एग्जाम्पल के साथ सब समझाऊंगा. नाइदर हो इंटेंड और टू होल्ड और नॉर hold any title of the goods or services or both so procured or supplied as pure agent of the recipient of supply. Do not use for his own interest such goods and services so procured, मतलब यूज़ नहीं करता उनको, ना उनका टाइटल होल्ड करता है और सिर्फ एक्चुअल अमाउंट वो रिसीव करता है जो भी इन एडिशन टू द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सप्लाई ही प्रोवाइड्स ऑन हिज ओन अकाउंट्स. तो ये हम प्रैक्टिकली एक बार एग्जांपल के साथ करेंगे कि कब प्योर एजेंट होगा कब नहीं होगा. कि सपोज कर लो मैंने कुछ माल कुछ स्टॉक इंपोर्ट किया, मैंने बीच में एक एजेंट अपॉइंट किया कि मुझे इंपोर्ट करवा के दो ये स्टॉक. तो आपको पता होगा इंपोर्ट पे कुछ कस्टम चार्जेस, कस्टम क्लियरेंस चार्जेस एटसेट्रा पोर्ट पे जो चाहे इनलैंड पोर्ट है चाहे कस्टम पोर्ट है तो उस पर लगते हैं. तो वो एजेंट अगर वो चार्जेस पे कर रहा है और अपना इन्वॉइस रेज कर रहा है तो ऐसे कस्टम चार्जेस क्लियरेंस वो अगर उस पर वो जीएसटी नहीं वो एक्चुअल चार्जेस हमसे अगर क्लेम कर रहा है तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम इंक्लूड नहीं करेंगे जो उसने प्योर एजेंट की तरह किया है. क्योंकि यहाँ प्योर एजेंट की डेफिनेशन में वो फॉल कर रहा है कि उसने अपने टाइटल होल्ड नहीं किया और सिर्फ एक्चुअल अमाउंट हमसे वो कर रहा है. अगर इसमें सपोज कर लो कि कस्टम चार्जेस फॉर 1000 रिकवर वो हमसे 1100 कर रहा है तो जो हमारा जीएसटी है वो 1100 उसने 100 रुपीज़ हमसे एक्स्ट्रा ले लिए तो इस पे जीएसटी इफेक्ट आ जाएगा. अगर 1000 का ये 1000 ही लेता तो उस पे जीएसटी इफेक्ट नहीं आता. और बहुत चीज़ें हैं कि कई बार क्या होता है कि लोग प्योर एजेंट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते फिर भी वो चाहते हैं कि प्योर एजेंट बन जाए, पर ऐसा होता नहीं. कि सपोज कर लो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब ऑडिट पे जाता है तो उसमें ट्रैवलिंग भी इंक्लूड रहती है. क्योंकि किसी प्लेस पे जाके अगर सपोज कर लो एचपी का सीए चंडीगढ़ जाके ऑडिट करता है तो ट्रैवलिंग भी इंक्लूड रहेगी, होटल के बिल भी इंक्लूड रहेंगे. तो ये हमारा प्योर एजेंट के डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा सर? एक तो पहली बात उसने गुड्स या सर्विसेज उसने अपने आप रिसीव किए हैं और खुद यूज़ किए हैं. दूसरा वैल्यूएशन रूल के हिसाब से ये उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा. क्योंकि मुझे प्रैक्टिकली बताओ क्या जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई जा रहा है तो क्या ट्रैवलिंग होगी? यस. होटल स्टे होगा? यस. क्या ये प्योर एजेंट के फॉर्म में डेफिनेशन फॉल करे? नो. तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि प्योर एजेंट क्या होता है, क्यों होता है. एक तो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट हो, गुड्स और रिसीव कर रहा है और एक्चुअल अमाउंट ले रहा है, कभी टाइटल होल्ड नहीं कर रहा है और एडिशनल अमाउंट नहीं ले रहा है, एक्चुअल अमाउंट वो रिसीव कर रहा है उनसे. एक और इसमें एक रूल में मिसिंग है शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद रूल 34 है जिसमें वो डिस्कस करता है. शायद रूल 35 है. एक बार मैं चेक करके इसको वेरीफाई करके इसके साथ उसका पीडीएफ ही लगा दूंगा. एक राउंडिंग अप का कंसेप्ट होता है कि जब जीएसटी इंक्लूसिव होता है तो आप उसको राउंड ऑफ करते हो. कि सपोज कर लो 118 की आपने कोई गुड्स परचेज़ किया और जीएसटी इंक्लूडेड है तो उसको राउंड ऑफ करने के लिए सपोज कर लो इस पर 18% जीएसटी आता है तो 1.18 से डिवाइड करोगे तो 100 वैल्यू विल बी 100 रुपीज़ विल बी एक्सक्लूडिंग जीएसटी, 18 रुपीज़ का जीएसटी. तो राउंडिंग ऑफ वाला रूल है. उसके साथ मैं इसका पीडीएफ ज़रूर जोड़ दूंगा. अगर आपको इनमें वीडियो में कोई भी डाउट है, मैंने हालांकि 100% कवर किया है इसमें रूल्स भी. अगर आपको ऊपर रूल सेक्शन 15 या इन रूल्स में कोई डाउट है आप मुझे कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं. थैंक यू एवरीवन.